प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमें आजादी जो है वो 1947 में मिली। तो 1947 से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में कई लार्ज स्केल मास मूवमेंट्स हुए। तो उसमें से सबसे आखिरी जो सबसे लार्ज स्केल मास मूवमेंट हुआ वो क्विट इंडिया मूवमेंट ही था, और ये 1942 में हुआ। तो प्लीज बच्चों, आप ये बात याद रखोगे कि आजादी मिलने से ठीक पहले हुआ सबसे बड़ा ऑल इंडिया लेवल का मास मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट ही था। तो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में आखिर क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा, इसके क्या कंसीक्वेंसेस थे, इसके क्या इंपैक्ट हमारी फ्रीडम स्ट्रगल पे पड़ा। तो आओ डिटेल में समझते हैं इन सारी चीजों को। तो कहानी शुरू होती है क्रिस्प मिशन से। तो क्रिस्प मिशन एक कमीशन था जिसको कि अंग्रेजों ने भारत भेजा था 1942 में। इसकी एक खास वजह थी कि 1942 तक अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि पूरी ऐसी दुनिया में ऐसा खतरा महसूस होता था कि शायद जर्मनी और जापान वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, 1939 से ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। तो अब 1942 तक मतलब ऐसा सिनेरियो बन चुका था कि जापान ने ऑलरेडी पर्ल हार्बर जैसा बड़ा कारनामा तो कर ही दिया था। साथ ही साथ जो जापान है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एक एक करके अंग्रेजों के और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज के जो ताकतें थी उनके हाथ से वो छुड़ा लेते थे। जैसे कि जापान ने सिंगापुर पे कैप्चर कर लिया था, मलेशिया को आजादी दिला दी थी, इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया था। तो अब अगला जो खतरा था वो भारत पे ही था, क्योंकि भारत भी तो ब्रिटिश कंट्रोल में था ना। तो ये जो जापान की सेना थी उनका कहना था कि हम वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम अपने भाइयों को, जो हमारी एशियन कंट्रीज है, उनपे जो कब्जा कर लिया है, ब्रिटिश ने कर लिया है, फ्रांस ने कर लिया है, तो हम उनको आजादी दिलाना चाहते हैं। तो खैर जो भी हो, तो पूरी दुनिया में इस बात का खतरा महसूस हो रहा था कि किसी भी वक्त जो जापान की सेना है वो भारत पे चढ़ाई कर सकती है। तो भारत इतना बड़ा देश, इतना ज्यादा रिसोर्सेज है भारत में, तो अगर भारत पे जापानियों का कब्जा हो जाता तब तो वर्ल्ड वॉर 2 जीतना मुश्किल हो जाता अंग्रेजों के लिए। तो ब्रिटेन पे काफी प्रेशर पड़ रहा था यूएसए की तरफ से, और जो बाकी उसके मित्र देश थे उनकी तरफ से प्रेशर पड़ रहा था। क्या प्रेशर पड़ रहा था कि आप कुछ भी करके इंडियंस को मनाओ, हमें इंडियंस की सपोर्ट चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के लिए, हमको ज्यादा से ज्यादा इंडियन सपोर्ट की जरूरत है। तो ये प्रेशर ब्रिटेन के ऊपर पड़ रहा था। तो इसी माहौल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक कमीशन भेजी, भारत में एक कमीशन भेजी, एक सिंगल आदमी का कमीशन भेजा। उस आदमी का नाम था सर स्ट्रैफोर्ड क्रिस्प, इसीलिए यह कमीशन कहलाया क्रिस्प मिशन। यह मिशन क्यों भेजा गया है भारत बच्चों? ताकि भारत के पॉलिटिशियन से बात की जा सके, उनको इस बात के लिए मनाया जा सके कि आप एक बार अपने मुंह से यह कह दो कि पूरे देश से अपील कर दो कि ब्रिटिश का सहयोग करें, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी ना करें। तो इस कमीशन का मेन मकसद था कि इंडियंस को खुश किया जाए, इंडियंस के सामने कुछ ऐसे प्रपोजल्स रख दिए जाए कि इंडियंस को लगे कि हाँ भाई, ब्रिटिश जो है उनको फ्रीडम देना चाहते हैं, आजादी देना चाहते हैं। तो क्या प्रपोजल्स दिए क्रिस्प ने? क्रिस्प ने कहा कि हम एक इंडियन डोमिनियन बनाएंगे। अब इस डोमिनियन का क्या फंडा है बच्चों? तो देखो, ब्रिटिश कंट्रोल में कई सारे देश थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इन देशों को डोमिनियन का दर्जा दे दिया था ब्रिटिश ने। डोमिनियन का मतलब होता था कि तुम अपना देश अपनी तरह से चलाओ, लेकिन तुम रहोगे ब्रिटिश के ही कंट्रोल में, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहोगे तुम। तो तुम पूरा देश अपनी मर्जी से चला सकते हो, सिवाय डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स के। तो यही था डोमिनियन का मतलब। तो यही चीज अब इंडियंस को भी प्रॉमिस की गई कि हाँ भाई,
आपको भी हम एक इंडियन डोमिनियन का रूप देंगे। तो इस डोमिनियन का क्या मतलब होता है? तो हम आपको एक डोमिनियन यानी एक एंटिटी बना देंगे। अब उसके बाद आपके ऊपर यह फैसला रहेगा कि आप कॉमनवेल्थ में शामिल होते हो या कॉमनवेल्थ से बाहर चले जाते हो। तो कॉमनवेल्थ से बाहर चले जाने का मतलब क्या है? आपने आजादी हासिल कर ली। तो एक तरह से ये चारा फेंका गया, ये प्रपोजल दिया गया, लेकिन बात तो डोमिनियन की ही की गई ना। ये तो नहीं कहा गया ना कि आपको आजादी हम दे ही देंगे। दूसरी जो प्रॉमिस आई अंग्रेजों की तरफ से वो थी कि हम आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नेता चुन के आते हैं, पब्लिक वोट करेगी, नेता चुने जाएंगे, तो एक असेंबली बनेगी। उस असेंबली को नाम देंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली करेगी क्या? यही लोग, ये सारे इंडियंस होंगे, भारतीय होंगे, इनको वोट देके चुना गया होगा। तो ये लोग यहां मिलके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कंस्टिट्यूएंट से बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो असेंबली में जो लोग पहुंचेंगे, इलेक्शन लड़ के जो पहुंचेंगे, ये इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको वोट कौन देगा? तो ये प्रोविंशियल असेंबली जो बन चुकी थी, देश में कई सारे प्रोविंसेस में सरकारें चल रही थी ना। जैसे अगर आप आज के इंडिया की बात करोगे बच्चों, तो हमारे देश में एक लोकसभा है। तो लोकसभा क्या है? वो पूरे देश की सरकार है। अगर आप बात करो स्टेट्स की, तो हमारे उत्तर प्रदेश में अलग सरकार है, केरल में अलग सरकार है। तो उस वक्त स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता था। तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनको ये हक देंगे कि वो लोग नॉमिनेट करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करें। तो एक तरह से पूरे स्टेट से चुने हुए लोग, पूरे देश के चुने हुए लोग एक प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचेंगे, और फिर वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये तो भारत के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की प्रोमिसेस की जा रही थी ना, कि भारत के लोग खुश हो जाएं और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दें, पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दें। तो ये कहा गया कि यहां जो लोग पहुंचेंगे वो या तो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे या फिर प्रिंसली स्टेट्स। उस वक्त का जो भारत था बच्चों, वो दो तरह की चीजों से बना हुआ था। एक वो टेरिटरीज थी जिन पे कि अंग्रेजों का कब्जा था। तो जिन टेरिटरीज पे अंग्रेजों का कब्जा था, वहां पे तो उनके अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, उनकी अपनी असेंबलीज होती थी। कुछ ऐसे भी इलाके थे जिन पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे ये, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, बंगाल का कूच बिहार। तो यहां पे राजा होते थे, प्रिंसेस होते थे। तो ब्रिटिश कंट्रोल तो होता था, लेकिन वहां ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता था, वहां पे चुनाव वगैरह नहीं होते थे। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, इसमें जो लोग आएंगे या तो प्रोविंशियल असेंबली से भेजे गए होंगे या फिर प्रिंसली स्टेट से चुन के आए होंगे। यह भी कहा गया कि अगर कोई प्रोविंस इंडियन डोमिनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो वो अपना एक अलग यूनियन बना सकता है और अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है। तो अंग्रेज कह रहे थे कि भारत कितने भी टुकड़ों में तोड़ लो, अगर तुम्हें भारत का हिस्सा नहीं बनना तो तुम एक अलग कंट्री, एक अलग डोमिनियन, अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो ये चीज कभी भारत के लोगों को पसंद आएगी? ऑप्शन दिया जा रहा है कि भारत को जितने टुकड़ों में चाहो तोड़ लो। यह भी कहा गया कि जो ट्रांसफर होगा पावर का ट्रांसफर, यानी अंग्रेजों के हाथ से पावर अब भारतीयों को दी जाएगी ना। भारतीयों से कहा जाएगा कि तुम अपना देश अपनी मर्जी से चलाओ। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, या फिर जो माइनॉरिटी के अधिकार होंगे, उनकी रक्षा की जाएगी। तो ये प्रॉमिस किए गए क्रिप्स मिशन में। यह भी कहा गया कि हम जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली होंगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होंगे, उनके बीच जो निगोशिएशंस होंगी, उनका काफी ध्यान रखा जाएगा। काफी स्मूथ तरीके से कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फंक्शन करने का मौका दिया जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से पूरा माहौल ये बनाया जा रहा था कि आप पूरी आजादी की बात मत करो, अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ पहले। बदले में एक चीज मांगी, क्रिप्स मिशन ने बदले में सिर्फ एक चीज मांगी कि ये सारी चीज तो हम आपको दे रहे हैं,
यानी बहुत जल्द जो है आपका अपना बनाया, आपके द्वारा बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आप ही लोगों की होगी, इसमें तो सारे इंडियंस ही होंगे, तो आप अपनी मर्जी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तब हम आगे बात करेंगे। तो क्रिप्स ने कहा कि बाकी सब चीज तो ठीक है, तो जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक जो इंडिया की डिफेंस है वो अंग्रेजों के ही कंट्रोल में रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि इंडिया का डिफेंस उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो कहा गया कि इंडियंस नहीं बल्कि आपका डिफेंस मतलब अंग्रेजी सेटअप ही देखेगी, अंग्रेज की सरकार ही इसको कंट्रोल करेगी। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के की ताकतों को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। गवर्नर की ताकतें मतलब क्या? गवर्नर के पास वीटो पावर होती थी। मान लो कि किसी स्टेट असेंबली ने कोई फैसला कर लिया तो उसको गवर्नर जनरल उसको ओवरटर्न कर सकते थे, उसकी बात को निगेट कर सकते थे। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के पास यह भी ताकत होती थी कि अपने कैबिनेट में किसी को नॉमिनेट करें, किसी को भी मिनिस्टर बना सकते थे। तो यही सारे प्रपोजल्स थे क्रिप्स के। तो क्रिप्स मिशन के भारत आने का सिग्निफिकेंस अगर पूछो तो क्या? तो क्रिप्स मिशन ने जो प्रपोजल्स दिए उनसे कई चीजें पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को देने का वादा किया। वो पहली बार चीजें दे रहे थे। वो पहली बार चीज क्या थी? सबसे पहली बार अंग्रेजों ने माना कि हां, इंडिया को भी डोमिनियन बनने का हक है। इसके पहले अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांगते मांगते जाने कितनी लड़ाइयां कांग्रेस ने लड़ी। इनफैक्ट साइमन कमीशन के आने के वक्त यही तो मांग रहे थे कांग्रेस वाले कि आप हमको बस डोमिनियन स्टेटस दे दो, आजादी मत दो, हम उतने में ही खुश हैं। अब जाके पहली बार डोमिनियन स्टेटस की डिमांड मान ली अंग्रेजों ने, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दूसरी चीज क्रिप्स मिशन से जो निकल के सामने आई कि भारत के लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक मिला। इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जो भी कानून बनते थे, जिस वक्त की यह बात है उस वक्त भारत का संविधान जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत चल रहा था। ये जो गवर्नमेंट एक्ट्स वगैरह थे ये इंडियंस थोड़ी बनाते थे, ये तो अंग्रेज बनाते थे ना। और इन्हीं एक्ट्स की मदद से हमारा देश चलता था। तो देश जिन नियम कानूनों से चलता है बच्चों, उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। तो आज हमारे पास एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस वक्त हमारे पास इस तरह के एक्ट्स, इस तरह के रूल्स हुआ करते थे। तो पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने का हक इंडियंस को मिलता है। इसी प्रपोजल में पहली बार यह हक भी तो दिया गया ना कि अगर कोई प्रोविंस इंडियन डोमिनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो वो अलग हो जाए। यानी एक तरह से उकसाया गया, स्टेट्स को उकसाया गया कि अगर आप भारत में शामिल नहीं होना चाहते हो तो अपनी एक अलग कंट्री बना लो। तो इतनी बड़ी बात कह दी अंग्रेजों ने कि इससे जो पाकिस्तान के लिए जो डिमांड की जा रही थी वो डिमांड में और बूस्ट मिल गई। तो कहा गया कि देखो अंग्रेजों ने एक रास्ता तो दिखा ही दिया है, एक अलग कंट्री बनने का रास्ता तो दिखा ही दिया कि हमको भारत की डोमिनियन में शामिल नहीं होना है। तो जो भारत की डोमिनियन में नहीं शामिल होगा वो तो अलग कंट्री बनाएगा ना। अब अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन में यह भी कहा था कि इंडिया अगर डोमिनियन बन जाता है, इंडिया अगर डोमिनियन बन जाता है तो हम इंडिया को यह भी हक देंगे कि आप अपने डोमिनियन को कॉमनवेल्थ से बाहर भी ले जा सकते हो। तो कॉमनवेल्थ से बाहर ले जाओगे इसका मतलब है कि आप आजाद हो गए, ब्रिटिश का कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। तो एक तरह से भारत को पूरी आजादी देने का प्रोविजन था, इसमें छिपा हुआ था। अब अंग्रेजों के मन में क्या चल रहा था वो एक अलग चीज है, लेकिन इस प्रपोजल के जरिए अंग्रेजों ने बता दिया था कि आपको पूरी आजादी देने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रपोजल में यह भी कहा गया था कि जब तक आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम पूरा नहीं हो जाता, एक डिफेंस के अलावा बाकी सारी पोर्टफोलियोज, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज इंडियंस के हाथ में ही रहेगी। यानी सरकार में कई तरह की मिनिस्ट्रीज होती है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिफेंस, कम्युनिकेशन। तो एक डिफेंस के अलावा बाकी मिनिस्ट्रीज को तो इंडियन ही संभालेंगे ना। तो भारतीयों को सरकार चलाने में हिस्सेदारी मिल रही थी, बहुत ज्यादा हिस्सेदारी मिल रही थी। तो क्रिप्स प्रपोजल
को काफी पब्लिसाइज किया गया, पेपर्स वगैरह में छापा गया, रेडियो से बताया गया कि हाँ भाई ऐसा कोई प्रपोजल इंडियंस को दिया जा रहा है। लेकिन क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन जो है इंडियंस को एक्साइट करने में कामयाब नहीं हुआ, इंडियंस का सपोर्ट गार्नर करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया क्रिप्स मिशन। क्यों फेल हुआ यह भी समझ लेते हैं। किसको क्या प्रॉब्लम हो गई? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रही थी, जबकि क्रिप्स प्रपोजल में बात की जा रही है कि हम डोमिनियन बना देंगे, कभी कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो आईएनसी के मना करने के बाद मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया और कई और ग्रुप्स ने भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया वो हम देखते हैं। हिंदू महासभा और जो लिबरल्स थे उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि प्रपोजल में हर स्टेट को हक दिया गया था कि आप चाहो तो इंडियन डोमिनियन से अलग हो जाओ। तो एक तरह से देश को तोड़ने वाली बात थी, इसलिए हिंदू महासभा और लिबरल्स ने भी मना कर दिया। मुस्लिम लीग तो अलग पाकिस्तान चाहती थी, यानी अलग देश चाहती थी, यहां तो डोमिनियन की बात की जा रही थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लास की। तो डिप्रेस्ड क्लास यानी इनके लीडर थे बी आर अंबेडकर। तो बी आर अंबेडकर को प्रॉब्लम यह थी कि हमें तो आप जबरदस्ती इंडियन डोमिनियन का ही हिस्सा बनाने के लिए कह रहे हो, तो डिप्रेस्ड क्लास जो वो माइनॉरिटी बन जाएगी। अभी डिप्रेस्ड क्लास की प्रॉब्लम क्या थी कि हिंदू सोसाइटी में इनको सबसे निचले दर्जे का माना जाता था, इनको सोसाइटी में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो अंबेडकर भी चाहते थे कि हमें भी तो अपना अलग मतलब हक मिलना चाहिए। तो इस तरह ये भी रिजेक्ट कर देते हैं प्रपोजल को कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ ऐसा सेटअप बनना चाहिए जहां हम माइनॉरिटी में ना हों। और इसकी कुछ पॉलिटिकल वजह भी थी। जो उस वक्त के वाइसरॉय थे लिन लिथगो, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना ही ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें काफी बड़ी बात कही गई थी। कहा गया था कि भारत जो है वो कॉमनवेल्थ को छोड़ भी सकता है। तो एक तरह से भारत को आजादी देने की बात की जा रही थी। ठीक, तो इसीलिए ना ही इसको खुद ब्रिटिश सेटअप, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना वाइसरॉय ने किया, ना उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने किया, ना ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किया। उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लियो एमरी। तो ये सब नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ वाइसरॉय का नाम आप जरूर याद रखो और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम आप जरूर याद रखो कि जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त इन दो पोस्ट पे कौन बैठा हुआ था। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया था इसको हम थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे बड़ी जो आपत्ति थी कांग्रेस को वो तो यही थी कि आपने प्रोविंसेस को कैसे ये राइट दे दिया कि वो अपने आप को डोमिनियन या यूनियन से अलग कर लेंगे। ये तो बिल्कुल देश को तोड़ने वाली बात है। दूसरी प्रॉब्लम जो कांग्रेस को थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल की पावर अनडिस्टर्ब थी, यानी उनकी पावर को डाइल्यूट नहीं किया गया था। यानी गवर्नर जनरल किसी के भी फैसले को पलट सकते थे, गवर्नर जनरल किसी को भी कैबिनेट में नॉमिनेट कर सकते थे, गवर्नर जनरल किसी को भी कैबिनेट से बाहर कर सकते थे। तो पूरी पावर गवर्नर जनरल की वैसी ही रहने दी गई थी। तो यह बात भी कांग्रेस को पसंद नहीं आई। तीसरी चीज जो थी कि डिफेंस, जो देश की रक्षा थी डिफेंस, उसमें इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं किया जाना था। क्रिप्स प्रपोजल में यही कहा गया था ना कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, ये जो डिफेंस का पोर्टफोलियो है ये अंग्रेज ही इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये बात भी कांग्रेस को मंजूर नहीं थी कि देश हमारा वर्ल्ड वॉर 2 जैसी सेंसिटिव मैटर में भी आप हमारी राय भी नहीं लोगे। चौथी जो प्रॉब्लम थी कांग्रेस की वो ये थी कि आप इमीडिएट पावर ट्रांसफर की तो कोई बात कर नहीं रहे, आप तो फ्यूचर की बात कर रहे हो कि पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ, फिर आगे देखेंगे। तो आप कॉन्क्रीट प्लान बताओ हमको कि आप अंग्रेजों के हाथ से पावर भारतीयों को कैसे ट्रांसफर करोगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब बारी आती है मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग के रिजेक्ट करने के पीछे लॉजिक क्या था कि क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल में यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। कहा गया था कि हम एक
ऐसा इंडिया बनाएंगे जिसमें कुछ कुछ डोमिनियंस होंगे। जो प्रोविंसेस अलग कर लेंगी वो तो डोमिनियन बन जाएंगी ना, लेकिन सब का सब तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आएगा ना। तो इस तरह तो पाकिस्तान बन नहीं पाएगा। पाकिस्तान का मतलब है एक सेपरेट कंट्री। तो इस तरह अगर पाकिस्तान बन भी गया तो वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा ही कहलाएगा। ठीक, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग इस बात से खुश नहीं थी। तो क्रिप्स प्रपोजल में मुस्लिम लीग को वीटो पावर दी गई थी। वीटो पावर का मतलब है कि अगर मुस्लिम लीग को कोई चीज नहीं पसंद तो वो चीज मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसको लागू नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, इसमें जितनी सीट्स मुस्लिम लीग को दी गई थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सीट्स फिक्स किए गए थे। कहा गया था कि किस प्रोविंस से कितने लोग आएंगे या किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग आएंगे। तो जितनी सीटें मुस्लिम लीग को दी जा रही थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, उससे मुस्लिम लीग खुश नहीं थी और उसको वीटो पावर भी चाहिए था। तो वीटो पावर मांग रही थी मुस्लिम लीग। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग का कहना था कि हम तो माइनॉरिटी में हैं, हम तो मुस्लिम्स हैं, तो हमको वीटो दो। यानी अगर कोई ऐसी बात हो रही होगी जो हमको पसंद नहीं है तो हम उसको वीटो कर पाए, यानी उसको ओवरटर्न कर पाए। तो अब देखो, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसके बाद जो गांधी जी हैं उन्होंने सोचा कि अब बिना कोई मूवमेंट स्टार्ट किए कोई फायदा ही नहीं है। इस तरह के प्रपोजल्स तो हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात कर नहीं रहे हैं। तो अब गांधी जी ने एक नया रिजोल्यूशन दिया। गांधी जी उस वक्त कांग्रेस के टॉलेस्ट लीडर थे, पूरी देश में उनकी बात मानी जाती थी। तो गांधी जी ने कहा कि अब एक ही उपाय है, टोटल ब्रिटिश विड्रॉवल, यानी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही होगा। इसके पीछे लॉजिक ये दी गांधी जी ने कि जापान जो है भारत पे हमला क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ना कि भारत की धरती पे अंग्रेज मौजूद है, अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर रखा है। तो अगर अंग्रेज ही भारत से भाग जाएंगे तो फिर जापान के पास कोई वजह ही नहीं बचेगी कि वो भारत पे अटैक करे। तो इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने कॉल दी थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, टोटल ब्रिटिश विड्रॉवल, ना तुम इंडिया में रहोगे ना जापानीज फोर्सेस इंडिया में अटैक करने के लिए आएंगी। तो यही जो मूवमेंट आगे चल के गांधी जी ने लॉन्च किया, यही मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट बना और ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942 में। आगे हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो क्यों, अगर कोई पूछेगा कि क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। और दूसरी चीज है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो कीमतें हैं, प्राइस राइज, महंगाई बहुत बढ़ गई थी और खाने के सामानों की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि आर्मी को सप्लाई होने लगा था खाना, जैसे राशनिंग होने लगी थी कि आप इतनी ही चीनी खरीद सकते हो, इतनी ही ब्रेड आपको मिलेगी। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम थी कि जापानियों को रोकने के लिए ब्रिटिश ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी, उसको बोला जाता था स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब होता था कि पूरे जमीन को जला दो, जो पीने का पानी है उसमें जहर मिला दो, यानी कि कोई अगर आए तो उसको खाने को कुछ ना मिले, पीने का पानी ना मिले। तो इस तरह तो अपने ही देश का नुकसान हो रहा है ना, अपने देश के लोगों का नुकसान भी तो है। तो असम, बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों पे जो बॉर्डरिंग इलाके थे जहां से जापानीज की घुसने की संभावना थी, उन जगहों पे इस तरह के काम स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने। और ये सब कर रहे थे बिना भारत के लोगों के कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनकी इच्छा जाने। उधर क्या हुआ कि सिंगापुर को जो है जापानीज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ना सिर्फ सिंगापुर बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज पे भी एक एक करके जापानीज का कब्जा होता चला गया। यही जगह पहले ब्रिटेन के कब्जे में हुआ करती थी। सिंगापुर को ब्रिटेन के कब्जे से छुड़ाया। साउथ ईस्ट एशिया में जो मलय है, मलेशिया, उसको भी ब्रिटिश कब्जे से छुड़ाया। तो अब पूरी दुनिया इसी बात का इंतजार कर रही थी कि भारत पे भी हमला होगा, भारत को भी कब्जे से छुड़ाना चाहेगा जापान। किसके कब्जे से? ऑब्वियसली ब्रिटिश के कब्जे से। तो जो जापानीज फोर्सेस थी वो भारत की बॉर्डर की तरफ तो बढ़ने लगी। तो जो भारत के लोग हैं उनमें इतना डर समा गया था
कि कहा जाता है कि उस वक्त बैंक से सारा पैसा भारत के लोगों ने निकाल लिया था। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जितने पैसे जमा थे इन लोगों के, वो सब इन लोगों ने विड्रॉ कर लिए, क्योंकि इनको लगता था कि कभी भी जापान का हमला हो जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट घुटने टेक देगी, ऐसा माहौल बना हुआ था। तो ऐसे माहौल में कांग्रेस ने अपनी एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। देखो, कांग्रेस हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अपना एनुअल सेशन बुलाती थी, लेकिन अब इनको इमरजेंसी, अब इनको जल्दी फैसला लेना है। तो जुलाई 1940 में सिर्फ वर्किंग कमेटी के लोगों की मीटिंग होती है। वर्किंग कमेटी यानी टॉप लीडर्स से बनी हुई एक कमेटी जो डे टू डे पॉलिटिक्स करे। ऐसा नहीं है कि दिसंबर तक का इंतजार करे कि दिसंबर में एनुअल सेशन होगा तब हम फैसले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई वर्धा में, 1942 का जुलाई था ये। तो उसी मीटिंग में ये रिजोल्यूशन लिया गया। गांधी जी तो पहले ही कह चुके थे, अब इसको रिजोल्यूशन के रूप में कांग्रेस ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी ब्रिटिश रूल भारत में तत्काल प्रभाव के साथ समाप्त हो जानी चाहिए, यानी इमीडिएटली ब्रिटिश को भारत छोड़ देना चाहिए। गांधी जी भी इस वक्त तक कह चुके थे कि मेरी कोई भी सिंपैथी ब्रिटिश सिंपैथी के लायक नहीं है, क्योंकि वो जब भारत पे कब्जा करके बैठे हुए हैं तो वो दूसरे देशों को क्या लेक्चर दे सकते हैं, जर्मनी और जापान को क्या लेक्चर दे सकते हैं वो। और सबसे बड़ी लॉजिक तो यही थी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि अगर ब्रिटिश ही भारत में नहीं रहेंगे तो जापान को कोई बहाना ही नहीं मिलेगा, कोई वजह ही नहीं है कि अटैक करेंगे। तो यही सारी चीज रिजोल्यूशन के माध्यम से कांग्रेस ने कहा कि आप जल्द से जल्द इमीडिएटली भारत से निकल लो। तो ये जो वर्धा रिजोल्यूशन है, इसको क्विट इंडिया रिजोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट तो यही था ना कि अंग्रेजों से मांग की जा रही थी कि भारत छोड़ दो। तो देखो, जुलाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला तो ले ही लिया, लेकिन वो वर्किंग कमेटी का फैसला था, तो अब पूरी पार्टी को बुलाया जाता है रिजोल्यूशन पास करने के लिए। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है बंबई में। 7 अगस्त 1942 का दिन था ये। क्यों बुलाया जाता है कि वर्धा में जो फैसला लिया गया उसको पूरी पार्टी का फैसला बनाया जाए, पूरी पार्टी मिलके रिजोल्यूशन पास करे। तो ये मीटिंग जहां हुई थी, आज उसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति, क्योंकि ये अगस्त महीने में शुरू हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त महीने में लॉन्च हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो इस मीटिंग में पूरी लीडरशिप की जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई। गांधी जी से कहा गया कि आप जो फैसला लोगे वही हमें मंजूर होगा। तो गांधी जी ने फिर से देश से कहा कि हमको एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, यानी अहिंसक तरीके से पूरे इंडिया को मिलके एक स्ट्रगल करना है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। गांधी जी ने यह भी कहा कि अगर मुझे और कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं उनको ब्रिटिश लोग जेल में डाल देते हैं तो आम लोगों को आगे आके इसकी लीडरशिप संभालनी होगी, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट होगा तो अंग्रेज जरूर सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे। तो जब बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे तो मूवमेंट को संभालेगा कौन? तो इसीलिए उन्होंने पहले ही अपील कर दी थी पब्लिक से कि अगर हम सब जेल गए तो इसकी जिम्मेदारी आप ले लेना, आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। तो इसी मीटिंग के दौरान गांधी जी ने यह फेमस नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो वाली जो स्पीच दी थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट के को स्टार्ट करने के दौरान ही दी थी। हम मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं ऐसा बोल के एक स्पीच दे रहे थे गांधी जी। तो ये जो अगस्त क्रांति मैदान है, इसका एक्चुअल नाम था गोवालिया टैंक मैदान, गोवालिया टैंक। तो आज ये अगस्त क्रांति, इसका नाम बदल के अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया है। तो 7 तारीख को मीटिंग शुरू हुई थी, 8 तारीख की रात को यह मीटिंग खत्म होती है। तो तारीख थी 8 अगस्त 1942। तो जब यह मीटिंग खत्म होती है तो तुरंत उस जगह पे पुलिस आ जाती है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं जैसे महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जितने बड़े बड़े नेता थे सबको पकड़ के जेल में डाल देती है। एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के जितने टॉप के नेता थे सब के सब जेल के अंदर चले गए। तो अब गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में गांधी जी ने सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप से अपील की थी।
तो वो अपील क्या थी? गवर्नमेंट सर्वेंट से कहा था कि आप रिजाइन मत करो, लेकिन आप जो अपनी लॉयल्टी है वो सरकार के तरफ नहीं बल्कि कांग्रेस के तरफ रखो, क्योंकि हम बहुत जल्द ही देश को आजाद कराएंगे। तो आपकी जो लॉयल्टी है ब्रिटिश सरकार की तरफ नहीं, हमारी तरफ होनी चाहिए। सैनिकों से उन्होंने क्या कहा? ये वो सैनिक हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे। उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम आर्मी मत छोड़ो क्योंकि तुम्हारी जरूरत है देश की डिफेंस के लिए, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अपने ही भाइयों पे गोली मत चलाना, यानी इंडियंस पे ही गोली मत चला देना। स्टूडेंट्स से अपील की गांधी जी ने कि अगर संभव हो सके तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रिजाइन दे दें, यानी अपने पढ़ाई वहां से छोड़ दें, अंग्रेजों के बनाए स्कूल विद्यालयों में पढ़ना छोड़ दें। जमींदारों से उन्होंने क्या कहा? जमींदारों से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा, फार्मर्स से उन्होंने कहा, किसानों से कहा कि अगर तुम्हारा जमींदार अंग्रेजों का पिट्ठू है, यानी अंग्रेजों का चाटुकार है, उनसे मिला हुआ है, तो तुम ऐसे जमींदार को टैक्स बिल्कुल मत देना। यानी कहने का मतलब है कि उसी जमींदार को टैक्स देना जो देश की आजादी चाहता है, ऐसे जमींदार को मत टैक्स देना जो कि अंग्रेजों की गुलामी चाहता है। जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजे रजवाड़े थे, उनसे गांधी जी ने क्या अपील की? गांधी जी ने कहा कि आप अपनी जनता का सपोर्ट करो और जो देश की आजादी की लड़ाई है उसमें आप भी शामिल हो जाओ। अब जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे उनसे क्या अपील की? उनसे कहा कि आप अपने राजा का सहयोग तभी करना जब वो अंग्रेजों के खिलाफ हो, यानी किसी ऐसे राजा की मदद मत करना। ये पब्लिक से कह रहे हैं महात्मा गांधी कि अगर तुम एक प्रिंसली स्टेट में रहते हो और तुम्हारा प्रिंस यानी तुम्हारा राजा अगर अंग्रेजों के खिलाफ है तो तुम उसका साथ दो, अगर तुम्हारा राजा अंग्रेजों से मिला हुआ है तो उसका साथ मत दो। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या रिएक्शन दिया? जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों को से यह कह रहा था कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट आके खड़ी हो गई, महात्मा गांधी के अगेंस्ट आके खड़ी हो गई। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी? तो सबसे पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया वो थी हिंदू महा। तो गांधी जी ने अपील की थी ना कि अगर हो सकता है तो बॉयकॉट करो, गवर्नमेंट ऑफिसेस का बॉयकॉट करो। स्टूडेंट से कहा था कि इस्तीफा दे दो, तो हिंदू महासभा ने कहा कि नहीं, कोई बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, कोई अपने पोजीशन से इस्तीफा नहीं देगा। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हो, अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पे हो, अगर आप लेजिस्लेटिव बॉडी में काम करते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हो, तो इस्तीफा मत दो, काम करते रहो। कहने का मतलब है क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल ही मत हो। आगे जब कांग्रेस ने कन्विंस करने की कोशिश की तो हिंदू महासभा के जो नेता थे विनायक दामोदर सावरकर, वो बाद में मान गए, लेकिन शुरू में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध ही किया था। अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की। तो जो ज्यादातर प्रिंसली स्टेट थे उनमें क्विट इंडिया मूवमेंट का असर देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स भी तो मतलब ब्रिटिश की तरफ सिंपैथेटिक थे, तो ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में कोई असर देखने के लिए नहीं मिला। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे देश में एक्टिव है। तो इन लोगों ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। चौथा ग्रुप जिसने मना किया था वो थे कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट की प्रॉब्लम क्या थी? क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब है कि ब्रिटेन बाहर चले जाओ। अब ब्रिटेन के साथी कौन कौन थे वर्ल्ड वॉर में? रशिया, चाइना। तो रशिया और चाइना ये दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, तो इसीलिए कम्युनिस्ट को लगा कि ब्रिटेन को भागने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब है कि तुम क्या जापान की मदद कर रहे हो क्या? तो ब्रिटेन भागेगा यानी कि रशिया और चाइना का दोस्त है ना ब्रिटेन, तो इसीलिए कम्युनिस्ट लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने भी इस मूवमेंट को अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि उनको लगा कि अगर वाकई में भारत छोड़ के चले जाएंगे अंग्रेज
तो हम तो हिंदुओं के ही रहमो करम पे रह जाएंगे, पाकिस्तान तो बना ही नहीं। तो इनका कहना था कि तुम भले ही भारत छोड़ के जाओ, लेकिन पहले पाकिस्तान बनाओ और उसके बाद जाना। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया नहीं मुस्लिम लीग ने। उसी वक्त जो कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि हम कुछ बड़ी लड़ाई लड़ें, और इन्होंने अपनी एक इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी, जिसको कि हम आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट में तो शामिल नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे देश के बाहर से। सी राजगोपालाचारी यानी कि महात्मा गांधी के काफी करीबी थे, कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अभी कई सारे ऐसे मसले हैं जो हल नहीं हुए हैं, जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो चाहते थे कि अंग्रेज देश छोड़ने से पहले इन सबको हल करके जाए। इसीलिए वो चाहते थे कि अचानक से अगर अंग्रेज चले गए फिर तो देश टूट जाएगा, बुरी तरीके से टूट जाएगा। तो ये लोग इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इनकी देशभक्ति पे कोई शक है। तो इन जनरल इंडियन ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट पे। इंडियन ब्यूरोक्रेसी मतलब कौन? जो अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर। तो वो काय को सपोर्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को? तो यही बात थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे अनफोल्ड होता है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो आपने देखा ही कि 8 अगस्त की रात को ही सारे बड़े टॉप लीडर, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो रात को सारे बड़े लीडर अरेस्ट हो गए, तो सुबह तो पूरा मैदान तो भरा हुआ है, लेकिन मैदान में कोई बड़ा नेता ही नहीं बचा। तभी एक यंग वुमेन जिनका नाम था अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली कांग्रेस की ही मेंबर थी। तो अब मूवमेंट को स्टार्ट तो करना है, इतने लोगों से अपील कर दी कि अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट लॉन्च होगा। तो मूवमेंट लॉन्च कैसे होगा? तो मूवमेंट लॉन्च किया अरुणा आसफ अली नाम की एक यंग वुमेन ने, झंडा लहरा के, जो हमारा तिरंगा झंडा है वो लहराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों आपको याद रखना है। अरुणा आसफ अली ये झंडा कहां लहराया? गोवालिया टैंक मैदान, जिसको कि आज हम आजाद अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। तो 9 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक बंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में पूरे मतलब बड़े बड़े लेवल के प्रदर्शन होने लगे, लोग सड़कों पे आ गए, नारे वगैरह लगने लगे। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्योंकि जो कांग्रेस के नेता वगैरह थे वो तो जेल में चले गए थे, तो इसलिए पब्लिक को गाइड करने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो इसलिए पब्लिक वायलेंट हो गई। उनको अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा था उसको नॉन वायलेंटली ना निकालते हुए ये लोग वायलेंस करने लगे, पटरियां उखाड़ने लगे, पोस्ट ऑफिस जलाए जाने लगे, जो पुलिस के थाने हैं उन पे हमला किया जाने लगा। तो इतना सब कुछ वायलेंट हो गया कि अंग्रेजों ने अपने अखबार में इसको ग्रेट अगस्त अपराइजिंग का नाम दे दिया, ग्रेट अगस्त अपराइजिंग। तो इस दौरान क्या हो रहा था? जो अंग्रेजों की बिल्डिंग वगैरह थी उनको आग लगा दी जाती थी, बिजली के तार काट दिए जाते थे, कम्युनिकेशन लाइन तोड़ दी जाती थी, जो रेलवे की पटरी थी वो सब तोड़ दी जाती थी। मतलब कुछ भी करो, अंग्रेजों को मजबूर कर दो कि वो देश छोड़ के चले जाएं। पूरे देश में जो बड़े बड़े मिल्स थे, जहां वर्कर्स, मजदूर वगैरह काम करते थे, वो हड़ताल करने लगे, जो सरकारी मिलें वगैरह होती थी। अब देखो, मजदूर वगैरह जो थे वो एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट का सपोर्ट तो नहीं था। बिना कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट हुए भी मजदूरों ने काफी बड़ा रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट। कुछ जगहों पे तो ऐसा हो गया कि लोगों ने सारे अंग्रेज ऑफिसर्स को मार के भगा दिया, उनके पुलिस थानों पे कब्जा कर लिया, पोस्ट ऑफिसेस पे कब्जा कर लिया, रेलवे स्टेशन पे कब्जा कर लिया। अब सोचो, जब सब चीज पे भारतीयों का कब्जा हो गया, सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भाग गए, तो एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती थी। कुछ कुछ जिलों में इंडियन गवर्नमेंट, भारत के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट चलाई कुछ दिनों के लिए, अंग्रेजों को मार के बिल्कुल भगा दिया। तो ऐसे कुछ उदाहरण हमको देखने को मिले
तो कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ऐसा बलिया में हुआ, तो बलिया में चित्तू पांडे नाम के एक आदमी के लीडरशिप में वहां के लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगा दिया, पूरे बलिया को कंट्रोल में ले लिया और जेल में बंद जो कांग्रेस के नेता थे उनको जेलों से आजाद करा दिया। तो आप नाम याद रखोगे, चित्तू पांडे। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट होनी तो अंग्रेजों की चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को मार के भगा दिया है तो अब अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट चलाई चित्तू पांडे ने। ऐसा ही हुआ तामलुक में। तो तामलुक जो है वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो उस वक्त तो खैर बंगाल ही था, ईस्ट और वेस्ट तो बाद में। तो तामलुक में भी ऐसा हुआ, तामलुक में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनी। इस पैरेलल गवर्नमेंट की खासियत यह है कि ये 2 सालों तक चली, आप देख पा रहे हो ना, जबकि बलिया में कुछ ही हफ्तों तक चली थी। तो तामलुक में जो गवर्नमेंट बना उसने काफी सारे काम किए, जो साइक्लोन रिलीफ वर्क, जो तूफान से जो भी नुकसान हुआ था उसका काम किया, स्कूल्स वगैरह के लिए फंड्स वगैरह इकट्ठा किए, ठीक है, किसानों की मदद की। तो कह रहा डिटेल में हमको जाने की उतनी जरूरत नहीं है। तो तामलुक में बन गई पैरेलल गवर्नमेंट, बलिया में बन गई पैरेलल गवर्नमेंट। एक और जगह सतारा, यानी महाराष्ट्र के सतारा में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनी, लगभग 2 साल तक चली। तो इस पैरेलल गवर्नमेंट को प्रति सरकार के नाम से जानते हैं। और ये पैरेलल गवर्नमेंट सेट करने वाले नेता थे वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल जैसे कांग्रेस के नेता थे। ये सब वाई.बी. चौहान बाद में कांग्रेस के नेता बन गए। तो इस पैरेलल गवर्नमेंट ने भी पब्लिक वेलफेयर के कई काम किए, लाइब्रेरीज बनवाई, न्यायदान मंडल बनवाए। न्यायदान मंडल एक तरह से लोकल कोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे अदालत, छोटे पंचायत के लेवल की अदालतें। गांधी मैरिजेस हुई, यानी कि बिना दहेज के, बिना छुआछूत के, इस तरह की जो मैरिजेस होती थी। तो ये पैरेलल गवर्नमेंट्स वगैरह बनने लगी। अब गांधी जी क्या कर रहे थे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में वायलेंस होने लगा, बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा। तो गांधी जी ने देखा कि मामला हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो अंग्रेज जो है इस मूवमेंट को दबाने के लिए काफी जुल्म कर रहे थे, कई लोगों को मार दिया, कई को बिना किसी जुर्म के अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे। तो गांधी जी काफी दुखी थे, जो वायलेंस हो रहा था वो ज्यादातर अंग्रेजों की तरफ से किया जा रहा था। तो अंग्रेज अपने वायलेंस को रोकें, इसके लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। फरवरी 1943 में भूख हड़ताल की, जिसकी वजह से अंग्रेजों को जो है दबना पड़ा। तो इस भूख हड़ताल का आप याद रखोगे, इस वक्त गांधी जी जेल में थे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गलत रास्ते पे चला गया था, लोग भी वायलेंस कर रहे थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको दबाने के लिए और ज्यादा वायलेंस कर रही थी। तो इस भूख हड़ताल का नतीजा निकला कि जो पब्लिक का सपोर्ट था, पब्लिक में जो निराशा छा गई थी, वो फिर से जग गई। उनको फिर से लगा कि हाँ, गांधी जी हैं हमारे साथ, गांधी जी अभी भी हमको गाइड कर रहे हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो गई। तो फिर से एक लीडर उभर के आया। गांधी जी ने कहा कि भले मैं जेल में हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अब क्योंकि गांधी जी इसी बात को लेके फास्ट कर रहे थे कि अंग्रेज जो है जुल्म कर रहे हैं, तो पूरे अखबार पेपर में छपने लगा ना कि गांधी जी इसीलिए उपवास पे बैठे हैं कि अंग्रेजों ने जुल्म ढा रखा है। तो इस बात का काफी प्रेशर अंग्रेजों पे भी पड़ने लगा, पूरी दुनिया में उनकी थू-थू होने लगी। तो गांधी जी ने मजबूर किया कि अगर तुम वायलेंस नहीं रोकोगे, अंग्रेजों से कहा कि अगर तुम वायलेंस नहीं रोकोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो ये गांधी जी का हाल था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, जिसने कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट ही नहीं किया था, उसने 23 मार्च 1943 के दिन पाकिस्तान डे मनाया। पाकिस्तान डे मना के वो दिखाना चाहते थे कि हम अभी भी अपने पाकिस्तान वाले डिमांड पे अडिग हैं, हम उससे पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। तो अंग्रेजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए। लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, कई जगहों पे लाठी चार्ज, मतलब जो भी रोड पे निकलता था उन सबको पुलिस बिना वजह पकड़ के लाठी चार्ज करने लगती थी। कुछ लोगों को मजबूर किया जाता था कि सर के बल सड़क पे रेंगो। ऐसी कई घटनाएं देखने के लिए मिली। यहां तक कि बच्चों को जेल में डाल दिया गया, औरतों को जेल में डाल दिया गया। तो कुल मिला के 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए, 10,000 से ज्यादा लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए।
हाँ, एक अच्छी चीज रही कि कहीं भी हिंदू मुस्लिम राइट हमको देखने को नहीं मिला, सब मिलके अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई का कोई उदाहरण देखने के लिए इस दौरान नहीं मिला कि हिंदू मुस्लिम राइट्स कहीं पे हो गए। कांग्रेस को बैन कर दिया गया था, कांग्रेस के सारे जो टॉप लीडर थे उनको तो पहले ही जेल में डाल दिया गया था, साथ ही साथ कांग्रेस को इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसके जो बड़े जो नेता थे उनको तब तक नहीं छोड़ा गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जब तक वर्ल्ड वॉर टू लगभग लगभग अंग्रेजों ने जीत नहीं लिया। जब उनको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तभी उन्होंने कांग्रेस नेताओं को जेल से छोड़ा था। तो इस दौरान क्या हुआ, जो कांग्रेस के पूरे टॉप लीडरशिप थी वो जेल में थी। तो आप देखोगे कि इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट कुछ महीनों के लिए, लगभग 1.5 साल के लिए रुक सी गई, कोई मेजर डेवलपमेंट हुई ही नहीं, क्योंकि सारे बड़े नेता जेल में थे, ना ही दुनिया तक जो फ्रीडम मूवमेंट की आवाज जा रही थी वो दबा दी गई 1.5 साल के लिए। तो खैर जो भी हो, 1944 में गांधी जी को जेल से छोड़ना पड़ा अंग्रेजों को। गांधी जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं गांधी जी की डेथ अगर हमारे जेल में हो गई फिर तो पब्लिक का गुस्सा रोकना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए गांधी जी को 1944 में जेल से छोड़ा गया। तब तक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था। तो आप समझते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का फुल एंड फाइनल इंपैक्ट क्या हुआ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल तो नहीं माना जाएगा। अंग्रेजों ने इंडिया क्विट तो नहीं कर दिया 1942 में, वो तो और 5 साल तक इंडिया में ही बने रहे। फिर भी काफी सिग्निफिकेंस है क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो भले ही गवर्नमेंट ने काफी सारे जुल्म ढाए हों लोगों पे, लेकिन आप समझ रहे हो 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, यानी कम से कम इतने लोग रोड पे निकले तो सही, अपने घर से बाहर तो आए। तो कहा जाता है कि इस मूवमेंट ने जितने लोगों को आजादी की लड़ाई से जोड़ा उतना किसी और मूवमेंट ने नहीं जोड़ा, क्योंकि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी, तो सारी कम्युनिटी मिलके इसको सपोर्ट कर रही थी। तो भले ही गवर्नमेंट ने कहा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो हमेशा इंडियन जो डिमांड थी, फ्रीडम की डिमांड थी, आजादी की डिमांड थी, उसको हमेशा टालने में लगी रहती थी। तो अब मजबूरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहना ही पड़ा कि हाँ भाई, लड़ाई खत्म होने दो, वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो, हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन भारत के लोगों ने दिखा दिया कि बिना हमारी मर्जी के अब आप हम पे बहुत ज्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाओगे। और इस मूवमेंट ने बच्चे बच्चे की जुबान पे, घर घर में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम का एजेंडा पहुंचा दिया, यानी देश के हर नागरिक को पॉलिटिकली अवेयर कर दिया। तो ये थी सिग्निफिकेंस क्विट इंडिया मूवमेंट की। आगे हम देखेंगे कि यहां से लेके जो आजादी हमने हासिल की उसकी पूरी लड़ाई, जो बची हुई लड़ाई है।